ट्रेडिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद वही 6 बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स। हाँ, और उन पर वो लाल और हरे रंग के कैंडल स्टिक्स तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल। और कोई इंसान बैठकर उन उलझे हुए गणितीय पैटर्न्स को डिकोड कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग या रॉकेट साइंस हो। सही कहा। लोगों को लगता है कि हर एक चाल पूरी तरह से कैलकुलेटेड है। और मजे की बात यह है कि यही छवि सबसे बड़ा धोखा है। मतलब इंसान को लगने लगता है कि अगर उसने चार्ट पढ़ना सीख लिया हाँ, या दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगा लिए अपनी स्क्रीन पर, तो बस उसने बाजार का भविष्य पढ़ना सीख लिया। ये एक बहुत ही सुखद एहसास देता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी धारणा को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज की चर्चा का जो असली केंद्र है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो है ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी ट्रेडिंग मनोविज्ञान। हाँ, क्योंकि हर इंसान बाजार से पैसा बनाना चाहता है। लेकिन सफलता का असली रहस्य उन चमकते हुए चार्ट्स में नहीं है, वो खुद इंसान के दिमाग में छिपा है। सही बात है। और आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो बहुत गहराई से इस विषय को समझाती हैं। आज हम ग्रोव की रिपोर्ट से कुछ ऐतिहासिक ट्रेडिंग विफलताओं के केस स्टडीज देखेंगे। और सेबी के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं जिन्हें बिजनेस टुडे ने कवर किया है। इसके अलावा निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी और जीएम फाइनेंशियल के रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े आर्टिकल्स भी हैं हमारे पास। हाँ, और अंत में माइक बेलाफ्योर की वो मशहूर किताब वन गुड ट्रेड। एग्जैक्टली। उसके विश्लेषण से हम समझेंगे कि एक सफल ट्रेडर असल में सोचता कैसे है। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि क्यों शेयर बाजार में भारी ज्ञान, बेहतरीन सॉफ्टवेयर और सालों का अनुभव होने के बावजूद लोग पैसा गंवाते हैं। और ये भी स्थापित करना है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ सही स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सही माइंडसेट की जरूरत होती है। जब हम नुकसान की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि सिर्फ नए या आम रिटेल ट्रेडर्स ही पैसा गंवाते होंगे। हाँ, लोगों को लगता है कि जिन्हें बाजार की समझ नहीं है बस वही हारते हैं। लेकिन बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 के सेबी डेटा का जो जिक्र है, मतलब वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो डेरिवेटिव सेगमेंट वाला डेटा। हाँ, डेरिवेटिव सेगमेंट में 91% रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। बाप रे, 91%। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, कुल मिलाकर ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 1 लाख करोड़? हाँ, मतलब ये तो कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आंकड़ा सिर्फ अज्ञानता का नतीजा नहीं हो सकता। तो फिर क्या है ये टाइम टिके असल में क्या होता है? ये एक ऐसा अदृश्य बल है जो हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ काम करता है। इसे एक कार इंश्योरेंस की तरह समझिए। अच्छा, कार इंश्योरेंस कैसे? जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदता है तो वो 1 महीने की सुरक्षा के लिए प्रीमियम देता है। अगर उस महीने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो प्रीमियम शून्य हो जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा रख लेती है। बिल्कुल। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी 90% रिटेल ट्रेडर्स इंश्योरेंस खरीदने वालों की तरह ही होते हैं। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है ऑप्शंस की वैल्यू पिघलती हुई बर्फ की तरह कम होती जाती है। अरे वाह। और इसका सीधा फायदा उन बड़े संस्थागत निवेशकों को होता है जो ऑप्शंस बेचते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि कोई दौड़ शुरू होने से पहले ही अपना आधा वजन पीठ पर लाद कर दौड़ रहा हो। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन ग्रोव की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हारने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं हैं। हाँ, बाजार के दिग्गज भी बुरी तरह तबाह हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से। निकलीसन का ही उदाहरण ले लीजिए। वो बैरिंग्स बैंक वाला मामला। हाँ, ये वो इंसान है जिसने 1995 में 200 साल पुराने बैरिंग्स बैंक को अकेले ही दिवालिया कर दिया था। निकलीसन की कहानी सच में हैरत अंगेज है। वो सिंगापुर में बैरिंग्स बैंक के लिए काम करता था। शुरुआत में उससे एक छोटी सी गलती हुई थी और उस नुकसान को छुपाने के लिए उसने 8888 नाम से एक सीक्रेट अकाउंट बनाया। मतलब अपनी गलती मान लेने के बजाय उसने उस नुकसान की भरपाई के लिए और बड़े दाव लगाने शुरू कर दिए। एग्जैक्टली। वो लगातार ओवर ट्रेडिंग करता रहा। और फिर किस्मत ने भी ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 1995 में जापान के कोबे शहर में एक भयानक भूकंप आ गया। हाँ, और जापानी शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। रीसन ने इस उम्मीद में कि बाजार वापस उठेगा और ज्यादा पैसा लगा दिया। और नतीजा क्या हुआ? 1.4 बिलियन डॉलर का भारी नुकसान और एक ऐसी संस्था का पतन जिसने कभी नेपोलियन के युद्धों के दौरान भी अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखी थी। मतलब ये तो फिर भी एक अकेले इंसान की गलती और छलावे का मामला था,
लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM की कहानी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। LTCM, ये कोई हेज फंड था ना? ये कोई आम हेज फंड नहीं था। इसे मायरन शोल्स और रॉबर्ट मर्टन जैसे लोग चला रहे थे। ये नाम सुने सुने लग रहे हैं। ये वो अर्थशास्त्री थे जिन्हें ऑप्शंस प्राइसिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक मिनट, क्या नोबेल पुरस्कार विजेताओं का फंड डूब गया? बिल्कुल। उनके पास दुनिया के सबसे उन्नत कंप्यूटर मॉडल थे जो ये बताते थे कि बाजार में रिस्क कितना है। ये कैसे हो सकता है? नोबेल विजेताओं के पास तो सबसे बेहतरीन गणितीय मॉडल थे, उन्होंने तो खुद बाजार के नियम लिखे थे, फिर वे कैसे फेल हो गए? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि उनके मॉडल इस मान्यता पर आधारित थे कि बाजार हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य तरीके से बर्ताव करता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने $125 बिलियन का भारी भरकम लेवरेज लिया हुआ था। लेवरेज मतलब उधार के पैसे से व्यापार करना। हाँ, और फिर 1998 में रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। सही कहा। और पूरी दुनिया के बाजारों में पैनिक फैल गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी उनके कंप्यूटर मॉडल ने कभी भविष्यवाणी ही नहीं की थी। तो उनका मॉडल उन्हें क्या कह रहा था? मॉडल उन्हें लगातार पोजीशन होल्ड करने को कह रहा था, जबकि असल दुनिया में लोग दहशत के मारे सब कुछ बेच रहे थे। इंसान के डर और घबराहट को कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं पढ़ सकता। और अंततः वे डूब गए। हाँ, इसके अलावा अमरनाथ एडवाइजर्स का भी उदाहरण है, जिन्हें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में $6.6 बिलियन का भारी नुकसान हुआ था। बाप रे, ये सब सुनकर एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है। लीवरेज का उपयोग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नौसिखिए ड्राइवर को फॉर्मूला 1 रेस कार दे देना। बहुत बढ़िया तुलना है। मतलब लीवरेज 10,000 रुपए की पूंजी पर 50,000 रुपए का ट्रेड लेने की ताकत देता है। ये स्पीड तो बहुत तेजी से बढ़ाता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी हवा से बातें कर रही है। हाँ, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो नुकसान भी कई गुना कर देता है। एग्जैक्टली। एक छोटा सा गलत मोड़, एक हल्की सी फिसलन और पूरी गाड़ी यानी पूरा कैपिटल क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। जब हारने वालों में नोबेल विजेता भी शामिल हैं तो इसका साफ मतलब है कि ये सिर्फ गणित या स्ट्रैटेजी का मामला नहीं है। तो फिर ये किस चीज का मामला है? ये ओवर कॉन्फिडेंस और इंसानी फितरत का नतीजा है। लीवरेज एक दो-धारी तलवार है और अगर इसे अनुशासन के साथ चलाना नहीं आता तो ये सबसे पहले चलाने वाले को ही घायल करती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर नोबेल विजेता भी गणित और स्ट्रैटेजी में फेल हो सकते हैं तो असली समस्या क्या है? असली समस्या सिस्टम में नहीं, ट्रेडर के दिमाग में है। मतलब लोग इतने महंगे कोर्सेज करते हैं, चार्ट्स पर इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, क्या इस सब का कोई महत्व नहीं है? क्या सब कुछ सिर्फ भावनाओं पर ही निर्भर करता है? ABC फाइनेंशियल ग्रुप के डेटा के अनुसार 70 से 80% रिटेल ट्रेडर्स अपने नुकसान का मुख्य कारण अपनी ही भावनात्मक निर्णयों को मानते हैं। 70 से 80%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इस विषय पर मशहूर ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक ब्रेट स्टीनबार्गर का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अस्थिर बाजारों में स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती, बल्कि ट्रेडर का अनुशासन फेल होता है। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। जब एक ट्रेडर लगातार अपने स्क्रीन पर लाल और हरे रंग में अपना मुनाफा और नुकसान देखता है तो उसका दिमाग तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है। निर्णय पूरी तरह से डर और लालच के वश में हो जाते हैं। तो ये डर और लालच असल में काम कैसे करता है? मैंने पढ़ा था कि EBC की रिपोर्ट में 7 मनोवैज्ञानिक जालों की चर्चा है। हाँ, और इनमें से कुछ तो इतने आम हैं कि हर इंसान इनसे कभी न कभी जूझा होगा। सबसे पहला है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या छूट जाने का डर। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण रिपोर्ट में दिया गया है। वो सोने की कीमतों वाला। हाँ, सितंबर 2025 में जब सोना $3,650 प्रति आउंस के शिखर पर था, तब बहुत से लोगों ने अचानक खरीदारी शुरू कर दी। उन्हें लगा होगा कि ये रैली उनसे छूट जाएगी और वे पीछे रह जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही मार्केट ने करेक्शन लिया, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और नुकसान उठाने के बाद इंसान जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। इसलिए कर ही रहूंगा, जैसे बाजार कोई दुश्मन हो जिससे बदला लेना है। अगस्त 2025 के क्रिप्टो क्रैश का डेटा देखिए। बाइनेंस पर 35% लिक्विडेशन उन ट्रेडर्स का हुआ जिन्होंने अपने शुरुआती नुकसान के बाद गुस्से में आकर अपना लीवरेज और ज्यादा बढ़ा दिया था। मतलब ये तो जलती हुई आग को बुझाने के लिए उस पर पेट्रोल डालने जैसी बात हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक जाल है लॉस अवर्जन, यानी हार स्वीकार ना करना। हाँ, इंसानी दिमाग के लिए
ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि वो गलत है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान को जीतने की खुशी से ज्यादा हारने का दर्द महसूस होता है। सही कहा। 2025 में बहुत से ट्रेडर्स ने जापानी येन के शॉर्ट्स को बहुत लंबे समय तक सिर्फ इसलिए होल्ड किया, ये उम्मीद करते हुए कि मार्केट पलटेगा। लेकिन वो पलटा नहीं और उनका पूरा कैपिटल फ्रीज हो गया। हाँ, इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग यानी बिना वजह लगातार ट्रेड करना, और कंफर्मेशन बायस, जहां इंसान सिर्फ वही खबरें पढ़ता है जो उसके ट्रेड को सही साबित करे, और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे ही दिमाग के रचे हुए मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह हैं। तो क्या इंसानी दिमाग प्राकृतिक रूप से वित्तीय बाजारों के लिए बना ही नहीं है? एकदम सही। इंसान का विकास जंगलों में हुआ है, जहां डरने पर तुरंत भाग जाना और शिकार दिखने पर लालच करना जान बचाता था। लेकिन ट्रेडिंग में यही प्राकृतिक प्रवृत्तियां सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। बाजार में डरने पर भागने का मतलब है नुकसान में बेचना, और लालच करने का मतलब है सबसे ऊंचे दाम पर खरीदना। तो अगर हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से डर और लालच में फंसने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? एक आम इंसान अपने ही दिमाग को कैसे हरा सकता है? इसका समाधान है नुकसान या लॉस की पूरी परिभाषा को ही बदल देना। वो कैसे? इस संदर्भ में माइक बेलाफियो की थ्योरी वन गुड ट्रेड बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि देती है। हाँ, ये थ्योरी सच में बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि लोग शेयर बाजार को शतरंज की तरह समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल। शतरंज में बोर्ड पर सब कुछ सामने होता है, कोई भी जानकारी छिपी नहीं होती। अगर हर चाल सही चली जाए तो जीत पक्की है। लेकिन बाजार शतरंज नहीं है। बाजार पोकर या ब्लैक जैक की तरह है। पोकर। हाँ, पोकर में हमेशा अधूरी जानकारी होती है। किसी को नहीं पता कि सामने वाले के हाथ में क्या पत्ते हैं या अगला पत्ता क्या खुलने वाला है। वहां सिर्फ संभावनाओं या प्रोबेबिलिटीज पर खेला जाता है। एग्जैक्टली। एक पेशेवर खिलाड़ी अपनी तरफ से बिल्कुल सही खेल सकता है, उसके पास सबसे अच्छे पत्ते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत के एक खराब पत्ते से वो किसी नौसीखिए से हार सकता है। इसलिए ट्रेडिंग 100% निश्चितता का नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल है। और यहीं से गुड लॉस और बैड लॉस का कंसेप्ट सामने आता है। ये विचार सच में पूरी तरह से नजरिया बदल देता है। हाँ, तो गुड लॉस असल में है क्या? आप ही बताइए। गुड लॉस वो है जब एक ट्रेडर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपनी योजना और अपने रिस्क मैनेजमेंट को अनुशासन के साथ फॉलो करता है। वो सही जगह पर एंट्री लेता है, सही जगह स्टॉप लॉस लगाता है। बिल्कुल। लेकिन बाजार अचानक किसी बाहरी खबर या अकल्पनीय कारण से पलट जाता है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये एक वित्तीय नुकसान जरूर है, लेकिन ये एक सफल प्रक्रिया है। ट्रेडर ने अपना काम पूरी तरह सही किया। और बैड लॉस वो है जब कोई बिना किसी योजना के बस भावनाओं में बहकर या बोरियत मिटाने के लिए कोई ट्रेड ले लेता है। किताब में ये भी बताया गया है कि अगर ऐसे बिना सोचे समझे लिए गए ट्रेड में किस्मत से मुनाफा भी हो जाए तो वो बैड ट्रेड ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को गलत संकेत देता है, ये बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति लाल बत्ती तोड़कर सड़क पार करे और उसे सड़क पर 500 रुपए का नोट मिल जाए। अरे वाह, क्या उदाहरण है। अगली बार वो फिर लाल बत्ती तोड़ेगा, इस उम्मीद में कि फिर पैसे मिलेंगे, और अंत में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। माइक बेलाफियोर ने एक अच्छे ट्रेड के 7 बुनियादी नियम बताए हैं। कौन कौन से? तैयारी, कड़ी मेहनत, धैर्य, एक विस्तृत योजना, अनुशासन, संवाद और दिन के अंत में अपने ट्रेड्स का पुनरावलोकन करना। अगर ये 7 नियम फॉलो किए गए हैं तो परिणाम चाहे मुनाफा हो या नुकसान, वो वन गुड ट्रेड ही है। बिल्कुल। इस गुड लॉस वाले कंसेप्ट को समझने के लिए एक बिजनेस की एनालॉजी देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ट्रक रोज शहर भर में सामान पहुंचाते हैं। ट्रकों में जो पेट्रोल डलता है वो कंपनी का खर्च है। क्या कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक इसलिए अपनी कंपनी बंद कर देता है क्योंकि उसे पेट्रोल पर पैसा खर्च करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, वो इसे बिजनेस एक्सपेंस मानता है। इसी तरह एक गुड लॉस किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस का एक सामान्य खर्च है। ये कोई हार नहीं है, ये बस व्यापार करने की लागत है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और एक निष्कर्ष भी निकलता है। वो क्या? अगर ट्रेडिंग को बिजनेस माना जाए तो सोचना भी उसी तरह चाहिए। एक सफल ट्रेडर को उस व्यक्ति की तरह नहीं सोचना चाहिए जो कसीनो में जुआ खेलने जाता है। तो फिर कैसा सोचना चाहिए? उसे खुद कसीनो की तरह सोचना चाहिए। खुद कसीनो बन जाना, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
एक कसीनो जानता है कि वो हर बाजी नहीं जीतेगा। कोई ग्राहक आएगा, स्लॉट मशीन पर जैकपॉट जीतेगा और कसीनो को उस दिन उस मशीन पर नुकसान होगा। लेकिन कसीनो कभी घबराकर अपने नियम नहीं बदलता। एग्जैक्टली। कसीनो का मालिक पैनिक में आकर मशीनें बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके नियम, उसका गणित और संभावनाएं लंबे समय में हमेशा उसके ही पक्ष में काम करेंगी। हजारों स्पिन के बाद कसीनो ही जीतेगा। कसीनो एक बाजी के परिणाम की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर टिका रहता है। ट्रेडर्स को भी ठीक यही करना चाहिए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? सवाल ये उठता है कि जब मार्केट लाइव होता है और कीमतें स्क्रीन पर तेजी से ऊपर नीचे नाच रही होती हैं, तब ये सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। ये तो है। एक बार जब ये समझ आ गया कि परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, तो इस प्रक्रिया को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में लागू कैसे किया जाए? यहीं पर ठोस नियम और सुरक्षा के यांत्रिक उपाय काम आते हैं, जिन्हें मैकेनिकल सेफगार्ड्स कहा जाता है। निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी के रिस्क मैनेजमेंट नियम किसी भी ट्रेडर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इनमें सबसे अहम है 2% का नियम। ये नियम कहता है कि अपनी कुल पूंजी के एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 2% से ज्यादा का जोखिम एक ट्रेड में कभी नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर कुल पूंजी 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का गणित बहुत सीधा है। अगर कोई लगातार 10 ट्रेड भी हार जाता है, तो भी उसकी 80% पूंजी बची रहेगी। वो खेल से बाहर नहीं होगा। और दूसरा अहम नियम है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये अनुपात हमेशा 1:2 या 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर 1 रुपए का जोखिम लिया जा रहा है, तो लक्ष्य कम से कम 2 या 3 रुपए कमाने का होना चाहिए। सही कहा। कभी भी खराब अनुपात वाले ट्रेड नहीं लेने चाहिए। यहाँ रिस्क ज्यादा हो और रिवॉर्ड कम। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो एक ट्रेडर 10 में से सिर्फ 4 बार सही होके भी मुनाफे में रह सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑप्शंस खरीदते हैं, उनके लिए निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी का एक खास नियम है। वो क्या है? एक ऑप्शन बायर को एक बार में अपनी कुल पूंजी का केवल 25 से 30% ही उपयोग करना चाहिए। अपनी पूरी पूंजी एक ही ऑप्शन ट्रेड में लगा देना वित्तीय आत्महत्या के समान है। इन नियमों को लागू करने के लिए स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जिसके ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बहुत सही एनालॉजी है। ये तय है कि एक्सीडेंट होगा, बस ये नहीं पता कि कब और कितनी जोर से। लेकिन इन सब यांत्रिक नियमों के अलावा जेएम फाइनेंशियल के आर्टिकल में एक और चीज का जिक्र है, ट्रेडिंग जर्नल। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ईमानदारी से कहूं तो क्या सच में ये ट्रेडिंग जर्नल मददगार है? मतलब डिजिटल युग में जहां हर चीज ऑटोमेटेड है, मार्केट बंद होने के बाद डायरी लेकर बैठना और अपने ट्रेड्स लिखना, क्या ये सिर्फ एक बोरिंग कागजी काम नहीं है? ये बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वो कैसे? जेएम फाइनेंशियल के अनुसार जर्नल में सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि किस कीमत पर खरीदा और किस पर बेचा। वो डेटा तो ब्रोकर के टर्मिनल पर भी मिल जाएगा। तो फिर क्या लिखना होता है? असल काम है ट्रेंड के पीछे का तर्क लिखना, और सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त की भावनात्मक स्थिति को दर्ज करना। ओहो, मतलब ये एक तरह से खुद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। ये लिखना कि उस वक्त दिल की धड़कन तेज थी या लालच हावी था। बिल्कुल। जर्नल ही वो टूल है जो इंसान को उसकी भावनात्मक गलतियों का आईना दिखाता है। अक्सर लोग अपनी गलतियों को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जर्नल उन गलतियों को ठोस डेटा में बदल देता है। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति अपने ट्रेड्स को कागज पर लिखता है, तो वो अपने अहंकार यानी ईगो को अपने एग्जीक्यूशन से अलग कर पाता है। वो खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देख पाता है। ये अनुशासन बनाने और खुद को जवाबदेह ठहराने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो अगर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, बताइए क्या निष्कर्ष निकला? स्टॉक मार्केट में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई भविष्य की कितनी अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है। कोई भी भविष्य नहीं जानता, चाहे वो नोबेल विजेता ही क्यों न हो। बिल्कुल सही। सफलता एक मजबूत प्रक्रिया बनाने, सख्त रिस्क मैनेजमेंट का पालन करने और भावनात्मक अनुशासन के जरिए खुद पर नियंत्रण रखने में है। पैसा कमाना कोई जादुई कला नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन के साथ गुड ट्रेड्स को बार बार दोहराने का एक बाय प्रोडक्ट है। एकदम सटीक सारांश।
अगर कोई अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, नुकसान को बिजनेस का खर्च मान सकता है और प्रक्रिया पर भरोसा रख सकता है, तो वो उन 91% हारने वाले लोगों की भीड़ से हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है। बिल्कुल। अंत में जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा